Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World. Today we are doing a very quick revision of lesson number 2 of IBC and lesson number 14 of CRI, which is Introduction to Insolvency and Bankruptcy Code. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोड है ना IBC, वो एप्लीकेबल किस पे वो देखना पड़ेगा. तो होल ऑफ इंडिया पे समझ में आ रहा है, इंक्लूडिंग JNK पे वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन JNK पे ना पार्ट 3 एप्लीकेबल नहीं होगा. JNK पे IBC का पार्ट 3 एप्लीकेबल नहीं होगा. तो एप्लीकेबिलिटी समझ में आए. अगेन आई एम वेरी क्विक बिकॉज आधे घंटे में हमने कोई रिविजन खत्म करना है. समझ आई इतनी. चलो अब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IBBI क्या है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IBBI, तो IBBI में बेसिकली 1315 करके याद रखना है. 1315 में क्या बोला है, 1315 मतलब एक चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा वो कहाँ के, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के. ये 3 होंगे मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करेगा. 1-3 तो हो गया. फिर 1 से ऐसा मेंबर होगा जो RBI नॉमिनेट करेगा. 5 ऐसे मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, जिसमें 3 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए. आई एम वेरी फास्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम रिविजन परस्पेक्टिव, कि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो यू कैन डू इट. अच्छा अगेन नाउ व्हाट आर द कमिटीज, गवर्नमेंट कमिटीज ऑन बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स. बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट की कौन कौन सी कमिटीज है. सो ये इस तरह से 1964, इसका ईयर याद कर लेते हैं. 1964 है, 1981, 1991, 1998, then 1999, 2001, 2005, 2008, 2013 and then 2014. कमिटीज का नाम याद करना. देखना, एक तो थर्ड लॉ कमीशन है, देन तिवारी कमेटी है, देन नरसिम्हम कमेटी है, देन नरसिम्हम कमेटी 2 है, जस्टिस इराडी कमेटी है, NL मित्रा कमेटी है, JJ ईरानी कमेटी है, रघुराम राजन कमेटी है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी, दैट इज BLRC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड लॉ कमीशन में 1964 में क्या किया था, तो उसने थर्ड लॉ कमीशन में जो कपूर था, जस्टिस J कपूर, उसने बेसिकली ये जो कमेटी है थर्ड लॉ कमीशन, वो इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1961, और उसमें उसने अमेंडमेंट लाया था. किसमें अमेंडमेंट लाया था, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 है, उसमें उसने क्या लाया था बेटा, उसने अमेंडमेंट लाया था. तो ये थर्ड लॉ कमीशन में था. 1981 में क्या होता है, तिवारी कमेटी ने इनैक्ट किया था सीका को. नरसिम्हम कमेटी जो है उसने उसमें जो गवर्नमेंट नरसिम्हम कमेटी है उसने इनैक्ट किया था RDD-BFI एक्ट को. तो अभी तक हमको समझा कि थर्ड लॉ कमीशन जो 1964 में, तो उसका जो चेयरमैन है वो कौन है, जस्टिस J कपूर है. उसने प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में अमेंडमेंट लाया था, और 26 लॉ कमीशन रिपोर्ट उसने 1964 में प्रपोज किया था अमेंडमेंट के लिए. फिर तिवारी कमेटी ने सीका को इनैक्ट किया था, और 1991 में नरसिम्हम कमेटी ने किसको इनैक्ट किया था, RDD-BFI को इनैक्ट किया था. नरसिम्हम कमेटी का पार्ट 2 जो है उसने 1998 में किसको इनैक्ट किया था बेटा, उसने 1998 में इनैक्ट किया था सफाइजी को इनैक्ट किया था. उसके बाद 1999 में जस्टिस इराडी कमेटी आई. उसने क्या किया, उसने NCLT को सेटअप किया और सीका को रिपील किया. ठीक है, तो बेसिकली सीका को किसने बनाया था, सीका को बनाया था तिवारी कमेटी ने. कौन से ईयर में, 1981 में. और 1999 में जस्टिस इराडी कमेटी ने NCLT को फॉर्म किया, सीका को रिपील कर दिया. नाउ अभी तक हम कर चुके 1964, 1981, 1991, 1998, 1999. अब करें 2001, विच इज़ NL मित्रा कमेटी. उसने कुछ नहीं किया था, कॉम्प्रिहेंसिव बैंक्रप्सी कोड उसने प्रपोज किया था. JJ ईरानी कमेटी ने क्या किया, JJ ईरानी कमेटी ने अमेंडमेंट लाया 2 चीज़ों में, सफाइजी में और RDD-BFI एक्ट में. फिर रघुराम राजन कमेटी, उसने इंप्रूवमेंट लाया क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रपोज किया इंप्रूवमेंट टू क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो उसने चेंजेस लाया इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर. बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी BLRC जो है उसने रिव्यू किया एग्जिस्टिंग बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इन द कंट्री, और प्रपोज किया था इनेक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एज अ यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव. तो बेसिकली जो BLRC है ना, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी, उसकी वजह से IBCI उसने जो है वो रिव्यू किया था एग्जिस्टिंग बैंक्रप्सी और प्रपोज किया था न्यू फ्रेमवर्क फॉर दी IBC. तो अभी तक क्या क्या देखा, 1964 में थर्ड लॉ कमीशन, देन 1981 तिवारी कमेटी, नरसिम्हम कमेटी 1991 एंड 1998 में, देन 1999 में जस्टिस इराडी कमेटी, 2001 में NL मित्रा कमेटी, 2005 में JJ ईरानी कमेटी, रघुराम राजन फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव एंड देन BLRC. ऑलराइट, देन नीड फॉर लॉ सेफ्टी.
नाउ आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी क्या है, आईबीसी 2016 जो आया है फ्रेमवर्क में, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, आईबीसी लगता ही किस पे, मतलब अगर इन जो भी ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 लोगों को हटा दूं तो 8वें किसी पे आईबीसी लगेगा क्या? नहीं, आईबीसी सिर्फ 7 लोगों पे लगता है। कौन कौन से है, कौन किस पे लगता है? कंपनी पे लगता है। कंपनी गवर्नड बाय स्टैट्यूटरी स्पेशल एक्ट, तो कंपनी हो गई रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कंपनी हो गई जो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट है, तो 2 तो कंपनी हो गई। फिर हो गया एलएलपी, ठीक है, एलएलपी के बाद हो गया अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो 4 कौन कौन से देखे अभी तक? 4 देखेगी, एक तो कंपनी 2013 वाली, कंपनी स्पेशल एक्ट वाली, एलएलपी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फिर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर का जो पर्सनल गारंटर है उस पर भी आईबीसी एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल अदर देन रिफर टू इन क्लॉज ई, मतलब ये सबको छोड़ के इंडिविजुअल्स पे भी आईबीसी अप्लाई होगा, लेकिन क्लॉज ई वाले को छोड़ के, विच इज पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर। तो अभी तक कौन कौन से ऐसे 7 लोग हैं जिन पे एप्लीकेबल होगा आईबीसी? 8वें पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ये 7 पे एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सी? कंपनी 2013 वाली, कंपनी जो कि गवर्नड है बाय स्पेशल एक्ट, एलएलपी, अदर बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय सेंट्रल, अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सनल गारंटर्स टू सीडी, पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल अदर देन पर्सनल रेफर्ड टू क्लॉज। तो क्या एचयूएफ पे एप्लीकेबल होगा क्या आईबीसी? नहीं। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में एचयूएफ पे एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो एचयूएफ पे आईबीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो जो लिखा है उस पर होगा ना। ना ऑब्जेक्टिव क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का? तो बेसिकली ये काम करता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइज एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ये कंसोलिडेट करने का काम किया इसने लॉ को, जो अलग अलग लॉ थे उनको कंसोलिडेट किया और अमेंड किया है अकॉर्डिंग टू द नीड। टाइम बाउंड मैनर में इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाती है। इसका इंसॉल्वेंसी का ये जो आईबीसी कोड है उसका एक मोटो है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सीडी। उसको एफसी को फेवर नहीं करना, उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर को फेवर नहीं करना, उसको मैक्सिमाइज करना है वैल्यू ऑफ सीडी, देन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सीडी। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप उसको प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना है टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि इतना अगर इसको बेच देंगे और ऐसा होगा तो क्रेडिट इतना मिलेगा। लेकिन उसका मोटो है आईबीसी के तहत उसका मोटो क्या, एफसी के ड्यूज को रिकवर करना नहीं है, ठीक है। उसका मोटो है टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। उसके बाद टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल्ट्रेशन, मतलब ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। एस्टैब्लिश एन आईबीबीआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी, आईबीबीआई को एज अ रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश करना भी उसका की ऑब्जेक्टिव है। और इंसिडेंटल मैटर, कनेक्टेड मैटर्स लाइक दैट। तो अभी तक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या देखा कि कंसोलिडेट करना, टाइम बाउंड मैनर, एसेट्स को मैक्सिमाइज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस करना स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, इस्टेब्लिश करना आईबीबीआई को, एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स। सो नाउ देर आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। फीचर्स क्या है आईबीसी का? तो बेसिकली फर्स्ट बोला है कि जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एम्बिट ऑफ द आईबीसी 2016। जब हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी पढ़ा तो कहीं पे भी पढ़ा क्या फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर जो है या फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसमें आएंगे? नहीं। तो जो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी में हमने क्या क्या देखा, किस इस पे एप्लीकेबल हुआ? तो कंपनी 2013 वाली या स्पेशल एक्ट वाली, एलएलपी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। फिर इंडिविजुअल अदर देन इन क्लॉजेज में कौन था? तो कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटर था वो था। उसके बाद और कौन कौन सा था? 7 देखे थे टोटल, 5 बोले हमने, 2 छूट रहा है कोई, तो कौन सा था बेटा? और बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट भी हुआ, वो 4, 6 हो गया, 1 बाकी है कोई, तो याद आ रहा है आप लोगों को? पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो अभी अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें सिर्फ इतना बोला है फीचर्स में कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ आईबीसी 16। पता है हमको एप्लीकेबिलिटी में नहीं है, मतलब नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आईपीज जो है ना, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, अ क्लास ऑफ रेगुलेटेड, ये एक रेगुलेटेड बॉडी तो है बट ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स है, हैविंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एथिकल कंडक्ट टू एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉलोइंग आर द, ये कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, ये 3 है। एक तो आईसीआई की, आईसीएसआई की, सीएमए वालों की है। उसके बाद हम आते हैं
नेक्स्ट फीचर्स पे विच इज़, अब ये क्या बोल रहा है कि आईपी जो है वो क्या करता है बेसिकली, तो आईपी जो है वो कंट्रोल करता है एसेट्स को और क्लेम्स को वेरीफाई करता है, रिसीव करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, देन उसके बाद बिजनेस एज अ रन्स द डेटर्स बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, वो बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न लेके जाना चाहता है, ठीक है, बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न लेके जाना चाहता है। उसके बाद क्या और चीज़ें देखना, लिक्विडेशन के टाइम पे वो एक्ट एज अ लिक्विडेटर का काम करता है। उसके बाद क्या है पांचवा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो है विद द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असिस्टेंट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ठीक है, तो जो बेसिकली इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है वो क्या करती है, वो कलेक्ट करती है, कोलैट करती है, ऑथेंटिकेट करती है, डिसमिनेट करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये पर्पज सिर्फ इतना है टू फैसिलिटेट स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सके अगर हम इतना सारा फैसिलिटी दे रहे हैं तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IBBI, जो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, ये सारे हम पढ़ रहे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IBBI, तो वो सारा जो भी इंटरमीडियरीज है इंसॉल्वेंसी इंटरमीडिएट उनको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद 2 ट्राइब्यूनल है, NCLT और DRT। NCLT है कंपनीज के लिए, DRT है इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनी और LLP दोनों के लिए NCLT, ठीक है। NCLT से कुछ नहीं हो तो NCLT के पास चलो, DRT से कुछ नहीं हो DRT के पास चले जाओ। उसके बाद दिया यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बात हुई है कि इंसॉल्वेंसी में अगर आपको एप्लीकेशन डालना है तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़ का। उसके बाद बोला 2 डिस्टिंक्ट बेसिकली प्रोसेस है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो एक तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस भी है फॉर इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स की बात की, कंपनी की बात की क्या नहीं, इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, तो एक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है और एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स है। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है कि FC, OD, CD ये तीनों को भी अगर इनिशिएट करना है, CRP एप्लीकेशन देना है तो ये लोग दे सकते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्शन विच इज़ 7, 9 एंड 10। सेक्शन 11 व्हाट डज इट से, सेक्शन 11 से इतनी सी बात बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट CRP अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये फॉलोइंग पर्सन ना भूल के भी क्या नहीं कर सकते, ये लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते CRP को। अब कौन, तो CD अंडरगोइंग CRP, एक कॉर्पोरेट डेटर है जो खुद CRP में अंडरगोइंग है फिलहाल और उसको इनिशिएट करना है CRP अगेंस्ट सम अदर कॉर्पोरेट डेटर, तो कर सकता है क्या नहीं। फिर CD जो है उसने CD ने कंप्लीट कर दिया, उसका CRP हो चुका है। A corporate debtor having completed CIRP 12 months preceding the date of making of the application, जिस दिन एप्लीकेशन दिया अगर उसके 12 महीने के अंदर अगर उसका CRP हुआ है तो वो इनिशिएट नहीं कर सकता है। अगर लेट्स से आज वो CRP इनिशिएट करना चाहता है अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर और जिस डेट पे वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके 12 महीने के अंदर ही उसका भी CRP हुआ तो नहीं कर सकता, 12 महीने के पहले हुआ रहेगा तो कर सकता है। फिर एक CD जिसने वॉयलेट किया एनी ऑफ द टर्म्स रेजोल्यूशन प्लान विच इज़ अप्रूव 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर। अब ये वाला अलग है, इसमें क्या बोला है देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि CD है या फिर FC, CD और FC दोनों की बात कर रहा है। अगर FC भी उसको भी एप्लीकेशन अप्लाई करना है CRP के लिए वो भी नहीं कर सकता अगर हु हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। पहले की बात कर रहा है कि किसी और कंपनी का जब CRP हुआ था उसने जो रेजोल्यूशन मतलब उसका खुद का, तो उसका जो रेजोल्यूशन प्लान बना था, तो FC या फिर CD अगर वो कोई भी टर्म्स वायलेट करते हैं विच वॉज अप्रूव 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो ना दूसरे किसी CRP के लिए कॉर्पोरेट डेटर के, उसके 12 months के अंदर 12 months के पहले वो प्लान अप्रूव हुआ था रेजोल्यूशन प्लान और आपने जो है उसको कंप्लाई नहीं किया, उसको वॉयलेट किया है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर CRP ऑफ अनदर कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड। किसी के लिए लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, किसी कंपनी के लिए लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया है, अब उसका प्रमोटर उठ गया बोला मेरे को CIRP करना है, करेगा क्या, कर ही नहीं सकता। टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी है कि विद इन 180 डेज हो जाना चाहिए, 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं, मोस्टली आपका जो कार्यक्रम है वो 330 डेज में खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। फिर देखना इन केस ऑफ लिक्विडेशन द एसेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, फीस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल
एंड कॉस्ट रिलेटेड टू रिजर्व। अच्छा, ये बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन होगा तो किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप जो पैसे आपने जो लिक्विडेटर ने जोड़ के रखे कि ठीक है इतने इतने हो रहे हैं, आप उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसका बात किया गया, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो भाई आप CIRP का कॉस्ट जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कॉस्ट है, फीस है, वो दे दो। उसके बाद आप दोगे वर्कमैन के ड्यूज फॉर द प्रीसीडिंग 24 मंथ्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सेकेंड में कौन आ गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन जो आपके यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। थर्ड कौन आएगा, सोच के बताना, थर्ड कौन आएगा। थर्ड आ गया आपका कौन आ गया बेटा, एम्प्लॉई वेजेस, अगर कुछ बाकी है तो वो दे दो। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जाओ, फिर गवर्नमेंट के पास जाओ। उसके बाद रिमेनिंग कुछ है तो रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एनी रिमेनिंग डेट इफ दे इन्फोर्स देयर कोलेटरल, एनी रिमेनिंग डेट जिसको भी बाकी रहेगा। शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स की बारी सबसे लास्ट में आएगी। ऑलराइट, उसके बाद क्या दिया देखना, उसके बाद क्या दिया है, द कोड स्पेसिफाइज स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस सच एज कंसीलिंग प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अगर आप प्रॉपर्टी चुरा रहे हो, द कोर्ट स्पेसिफाइज स्ट्रिंजेंट पेनल्टी फॉर सर्टेन सच एज कंसीलिंग प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी चुरा रहे हो तो आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और या फिर फाइन देना पड़ेगा अप टू 1 करोड़ रुपीज़, और बोथ दोनों में से कोई भी। कि इंसॉल्वेंसी के टाइम पे भी आपको मस्ती आ रही है, आपने प्रॉपर्टी चुरा ली है, तो या तो आप 1 करोड़ रुपए दे दो, या तो आप क्या करो, या तो आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। हमको लगता है यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम आपको दोनों करवाएंगे, 1 करोड़ रुपए भी भरवाएंगे और 5 साल की जेल की हवा भी खिलाएंगे। उसके बाद ये जो कोड है ना IBC का, उसने 2 लोगों को बहुत तेज धक्का मारा था, रिपील किया था एकदम से वो लोग को। कौन कौन थे वो, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, और अमेंड किया था 11 एक्ट को। तो कौन कौन से जो अभी हमारे काम में आते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो टैक्स के कितने हैं, टैक्स के यहाँ तक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कस्टम एक्ट 1962 एंड सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट 1944। उसके बाद RDDBFI एक्ट 1993, देन फाइनेंस एक्ट 1994, सरफाइजी एक्ट 2002, उसके बाद सीका 2003, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007, LLP 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013। तो इसने इसको बहुत ज़ोर से धक्का मारा था। तो ये खत्म हो गया फीचर्स। नाउ वी आर स्टडिंग इंस्टीट्यूशंस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है अंडर IBC। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन अंडर द IBC एक्ट 2016 और व्हाट डू यू नो बाय इंस्टीट्यूशंस अंडर IBC 16। कहने के लिए बहुत छोटा है बट उस टाइम भी एक क्लिक होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन की जब आप बात करते हैं तो पहला तो सबसे पहले IBBI आएगा। तो IBBI की तारीफ कर दो कि भाई ठीक है, IBBI जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 2016 में, ठीक है, 2016 में बना भी नहीं, कुछ साल पहले ही, 4-5-6 साल हो गए इसको आए। 2016 में 1 अक्टूबर में ये भी पिक्चर में आया है। ओवरसीइंग द फंक्शंस, ये क्या करता है, इंटरमीडिएट जो उनके फंक्शन को ओवरसी करता है। अब रिमूव कैसे कर सकते हो मेंबर फ्रॉम ऑफिस ऑफ IBBI, कोई IBBI का जो ऑफिस है। So when we talk about this, removal of member from office of IBBI कि IBBI के ऑफिस में से एक मेंबर को धक्का देके भगाना है। क्या कौन सा मेंबर होगा जिसको आप धक्का देके भगा सकते हो, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट होगा, या फिर फिजिकली बैंकक्रप्ट। क्यों बोला, क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर ये कंपनी होती तो इंसॉल्वेंसी की बात होती ना, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट होगा, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल होगा, इन्वॉल्व होगा ऐसे ऑफेंस में जिसमें कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, अब्यूज्ड हिज पोजीशन एंड डेट्रीमेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट। जब डेट्रीमेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो उसको OBS दे देना, विच इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे देना। फिर आ गया पावर्स एंड फंक्शन ऑफ IBBI। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ IBBI क्या है, 196(1) में दिया है, 196(2) में दिया है और 196(3) में दिया है। तो ये उसके पावर्स है पूरे। ये करने के बाद हमको ये सब भी करना है। उसके बाद ये सारे तो अप्रॉक्स हो जाएगा फटाफट। हमने टारगेट लिया आधे घंटे का, आई गेस 18-19 मिनट्स कुछ हो गया है। वी कैन मूव फास्टर।
ऑलराइट गाइस, सो व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईबीबीआई? आईबीबीआई का पावर्स एंड फंक्शन क्या? आईबीबीआई उखाड़ क्या सकता है भाई साहब? आईबीबीआई क्या उखाड़ सकता है, क्या पावर्स है उसके पास? तो आईबीबीआई जो है ना वो क्या कर सकता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, या तो वो आपको रजिस्टर करेगा तो कैंसिल करेगा, सस्पेंड भी कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन। कौन किसका रजिस्ट्रेशन? आईपीएस का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, आईसीएआई, आईसीएसआई और वो सीएमए वालों की, तो ये तीनों प्रोफेशनल के वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और क्या कर सकता है बेटा, रिन्यू भी कर सकता है ऑफकोर्स। और आईयू का भी ले तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, ये तीनों लोगों के साथ खेल सकता है, वो मजबूत दबा के खेल सकता है। तो रजिस्टर, रिन्यू, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? जो डेवलप उसको प्रमोट करना है, आईबीबीआई जो है ना उसका पावर्स ये है कि वो प्रमोट कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज पीपल। प्रमोट द, वो आपके जो काम है ना उसको डेवलप कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपके काम को करना है, तो वो रेगुलेट कर सकता है आप तीनों को दबा के। फिर उसके बाद क्या है, स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज पीपल। अच्छा, ये लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। आईसीएसआई जब गई थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसने बोला मुझे रजिस्टर कर लो, मुझे रजिस्ट्रेशन कर लो, तो उसने बोला ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको कंप्लाई करोगे तो आईपीए, तब हम आपको जाके आईपीए बना देंगे, अदरवाइज नहीं। आईसीएसआई, आईसीआई, सीएमए वाले जो भी है, ठीक है। तो तीन चीज़ हमने पढ़ी अभी तक, विच इज़ कि एक तो रजिस्टर करना, कैंसिल करना, सस्पेंड करना। तीन लोगों के, आईपीए, आईपी एंड आईयू, ये तीनों लोगों के साथ खेल सकता है मजबूत दबा के। इतना होने के बाद हमको क्या समझ में आया? इतना होने के बाद हमको ये समझ में आया कि ये तीन होने के बाद अब चौथा क्या है, वो लेवी कर सकता है फीस बेटा, वो फीस लेवी कर सकता है। जैसे कि मेंबरशिप फीस जो हो गई, लेवी फी और द चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस कोड, कि ये कोड को चलाने के लिए उसको अगर इन पे फीस एप्लीकेबल करना है तो फीस भी एप्लीकेबल। उसके बाद चौथा क्या है कि स्टैंडर्ड्स फॉर द फंक्शन स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, बाय नोटिफिकेशन। वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स बताएगा फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज पीपल, कि आप उठोगे कैसे, नाचोगे कैसे, डांस कैसे करोगे, वो आप कैसे करोगे, हम आपको बताएंगे। स्टैंडर्ड्स बताएंगे फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज पीपल। कौन कौन? आईपीए, आईपीएन, आईयू। फिर ले डाउन मिनिमम करिकुलम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आईपी। जब आईपी बैठेगा एग्जाम में तो उसको करिकुलम क्या है, आएगा क्या, सिलेबस क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? आईबीबीआई। उसके बाद क्या है, कैरी आउट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन दीज पीपल। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, मॉनिटर करेगा इनका परफॉर्मेंस, कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज पीपल, पब्लिश करेगा इन्फॉर्मेशन, बताएगा कि कलेक्ट कैसे होगा, स्टोरिंग कैसे होगा इन्फॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मेशन यूनिटी, कि जो आईयू तुम लोग जो हो ना, आप कलेक्ट कैसे करोगे, स्टोर कैसे करोगे, वो हम बताएंगे। कलेक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूट एनी कमिटी इफ यू रिक्वायर, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इट्स गवर्नेंस, मेंटेन वेबसाइट मेंटेन करना है तो कर लो। उसके बाद की ये है कि इसका ये जो आईबीबीआई है वो एंटर हो सकता है इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उसके बाद ये है कि वो इश्यू कर सकता है नेसेसरी गाइडलाइंस टू दीज पीपल, मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस देगा, कंडक्ट करेगा पीरियोडिक सर्च स्टडी, स्पेसिफाई करेगा मैकेनिज्म फॉर इशूइंग रेगुलेशन, मेक रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑन मैटर रिलेटिंग टू आईबीसी एंड अदर फंक्शन। तो जब हम आईपीए, आईयू एंड आईयू की बात करें, इनका कॉमन पॉइंट अभी आप नोट डाउन कर लेंगे। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे जिसमें आईपीए, आईपीएन, आईयू तीनों इन्वॉल्व है, तो उनके कॉमन पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो वो लोग, उन लोगों की तो आईबीबीआई का पावर है वो डेवलप एंड रेगुलेट वर्किंग करना, आईबीबीआई का पावर है अगेंस्ट दीज 3%। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है टू बिकम अ मेंबर, देन मिनिमम करिकुलम क्या होगा फॉर एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज पीपल, मॉनिटर परफॉर्मेंस, कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, इश्यू नेसेसरी गाइडलाइंस, मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ग्रीवेंस एंड कंडक्ट पीरियोडिक रिसर्च स्टडी। तो ये इनके कॉमन पॉइंट्स है। उसके बाद जो अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स है वो भी हम नोटिफाइड कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखना, पब्लिश करना इन्फॉर्मेशन, मेंटेन करना वेबसाइट, कलेक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूट कमिटी, मैनर ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डेटा बाय आईयू, एंटर इनटू एमओयू विद अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मेक रेगुलेशन बना भी सकते हैं ये लोग, एंड स्पेसिफाई करेंगे मैकेनिज्म फॉर इशूइंग रेगुलेशन एज वेल, और कुछ अलग होगा तो अदर्स। इतने पे ये पूरे जो 2 पेज का आंसर है वो इतने लाइन में ख़त्म हो गया था अपना, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन, आंसर खत्म। आपको नोट डाउन करना होगा, आप कर लेना। 196(2) जो है वो भी इसके पावर्स की बात कर रहा है। आईबीबीआई कैन मेक बायलॉज टू बी अडॉप्टेड बाय आईपीज।
क्या बोल रहा है, IBBI जो है कैन मेक बाई लॉज टू बी अडॉप्टेड बाई IPs, कि कैन IBBI मेक बाई लॉज टू दैट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाई IPs को मतलब IBBI के पास पावर है क्या कि IPs को रेगुलेट करने के लिए वो कोई बाय कुछ लॉज बना सके? तो ऑफकोर्स है। तो किन किन मैटर्स पे है? So 196(2) further provides that board may make model bylaws to be adopted by insolvency professional agencies which is IPA, which may provide for these things. कि ये इंक्लूजन्स है, ऐसा बोला है कि यही है क्या? नहीं, तो ये इंक्लूजन्स है कि इन मैटर्स पे IBC क्या है, क्या कर सकती है IBBI, बना सकती है बाय लॉज। तो कौन कौन से मैटर्स है देखना। तो उसमें पहला क्या है? पहला है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है? आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आप IP बनना चाहते हो, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट, कि एथिकल कंडक्ट कैसे मेंटेन करना है, उसका स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना है, ये कौन करेगा? IBBI कर सकती है। रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर, रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ पर्सन एज अ मेंबर, किसी पर्सन को मेंबर बनना है किसका? IBBI का। आपको IPA बनना है, IP बनना है, तो आप कैसे बनोगे वो डिसाइड, उस पर बाई लॉज बना सकती है IBBI। मैनर ऑफ ग्रांटिंग मेंबरशिप, आप मेंबरशिप कैसे दोगे? IPA जो है वो IP को मेंबरशिप देता है, कैसे दोगे वो हम डिसाइड करेंगे। कौन? IBBI डिसाइड नहीं करेंगे हम, उस पर बाई लॉज बना सकते हैं, इनडायरेक्टली डिसाइड है बट बाई लॉज बना सकते हैं। फिर इंटरनल गवर्नेंस ऑफ IPA, उस पर बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय मेंबर्स, कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है मेंबर्स सबमिट करेंगे। स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन टू हुम सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट और फॉर नो क्या बोला है देखना, किसी क्लास ऑफ पर्सन को आपको सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करें आप उसको कंसेशनल रेट पे देंगे या फिर विदाउट रेम्यूनरेशन देंगे, उस पर बाई लॉज बना सकता है कौन? IBBI। देन ग्राउंड ऑन विच, ये अब सिमिलर है, ये दोनों मतलब सिमिलर नहीं, रिलेटेबल है। ग्राउंड ऑन विच पेनल्टीज में बी लेविड अपॉन मेंबर्स ऑफ IPA, मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ग्रीवियंस अगेंस्ट ग्रीवेंसेस, मतलब कि पेनल्टी लगा सकते हैं तो कौन से ग्राउंड पे, और फिर मैकेनिज्म अगर IPA कुछ गलती करा है तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल पे आप कुछ बाई लॉज बना सकते हो। कौन? IBBI। उसके बाद किसी मेंबर को एक्सपेल करना है फ्रॉम द मेंबरशिप, जैसे IP, ऑफ कोर्स IP ही हो गया, IP तो अब मेंबर होगा ना IPA का, तो उसको आपको एक्सपेल करना है फ्रॉम द ऑफिस, आप कर सकते हो, उस पर कर सकते हो नहीं, उस पर बाई लॉज बना सकता है कौन? कर तो आप सकते ही हो, हम बाई लॉज बनाने की बात करें कि IBBI बाई लॉज बना सकता है। फिर क्वांटम ऑफ फ़ी, कि मेंबरशिप फीस कितनी होगी आपकी पर ईयर, इस पे बाई लॉज बना सकता है। प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर, ये पीछे भी था। ड्यूटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ कैसे करोगे आप, उस पर बाई लॉज बना सकता है IBBI। उसके बाद सारे मैनर की बात की है, मैनर ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, IPs का एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे तो ICAI, ICSI, CMA वाले, तो ये तीन जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली IPA है, इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो ये एजेंसी जो है वो कैसे कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम, उस पर बाई लॉज बना सकता है कौन? IBBI। मॉनिटर एंड रिव्यू, द मैनर ऑफ मॉनिटर एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ IP, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हुआ, मतलब ये सिर्फ IPA तक लिमिटेड नहीं है, ये जो IBBI ये सिर्फ IPA तक लिमिटेड नहीं है, ये ICSI और ICAI और ICMAI को गाइडलाइंस नहीं देगा, उनको तो देगा ही, उसके साथ साथ IP, तू क्या गेम खेल रहा है, तेरे पास भी आ रहा हूँ मैं, रुक जा ज़रा। तो IPs तक भी ये बाई लॉज बना सकता है, ऐसा नहीं कि ICSI और ICAI या CMA वालों की इंस्टीट्यूट क्या कोई छूट दे दी है कि हम आपको रेगुलेट करें, आप उनको रेगुलेट करो, नहीं। IP तू क्या कर रहा है ना, तेरे को भी मैं दूर से देख रहा हूँ, टेंशन मत ले, तो तू मॉनिटर कर सकता हो, रिव्यू कर सकता हो वर्किंग ऑफ IP, ठीक है, ये भी कौन कर सकता है? IBBI। मैनर ऑफ कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इट्स मेंबर्स एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, ये भी IBBI कर सकता है। मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग द अमाउंट रिसीव्ड एज पेनल्टी, की कोई अमाउंट हमको पेनल्टी में मिली है IBBI के जो जमा हुए उसको किस तरह से यूज़ करना है वो। 196(3) कॉल डेपिस, ये भी IBBI का पावर है।
डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ए से आएगा ऑथराइजेशन और नोट, देन इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, फिर आएगा ऐसे समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। तो ये 4 हो गए, ये आपका पावर हो गया डेपिस, ठीक है। ये पावर किसका हो गया, IBBI का। तो जब हम अब IBBI की बात करेंगे ना, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IBBI 196 में है, 196(2) में कि वो बायलॉज भी बना सकता है फॉर दीज मैटर्स एंड मोर देन दैट एज वेल। एंड देन डेपिस, ये हो गया पावर की बात। हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं अंडर IBC। तो एक तो हमको समझ में आया IBBI, और IBBI के हमने पावर पढ़ लिए, बायलॉज क्या बनाएगा वो, और ऑफकोर्स पावर नंबर 3। उसके बाद आएगा IPs, ये भी तो इंस्टीट्यूट, ये भी तो एक पार्ट है ना IBC का। तो IPs के बारे में क्या बोला है वो देखते हैं। तो जब IPs की बात करो तो सिंपल सबसे पहले लिख दो कि भाई एक इंटरमीडियरी है, ये एक रेगुलेटेड बट प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल बट प्राइवेट प्रोफेशनल हैविंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ये वो लिख दिया। उसके बाद एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एनरोलमेंट, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो 206 सबसे पहले ये बोलता है सेक्शन कि आप सर्विस ही नहीं दे सकते एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अनटिल अनलेस यू आर मेंबर, यू आर एनरोल्ड एज अ मेंबर। जब तक आप CS नहीं बन जाते आप ICSI में जाके सर्विस नहीं दे सकते। सिमिलरली लाइक दैट 2071 में ये बोला है दैट IP शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप ऑफ IPA रजिस्टर हिमसेल्फ विद IBBI विद सच टाइम। मतलब IP जो है एक बार वो IPA के थ्रू एग्जाम में पास हो जाता है, मेंबर बन जाता है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा IBBI के पास भी और मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी IBBI को, ये बोला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन विच इज फंक्शंस ऑफ IPs। फंक्शंस ऑफ IPs में ये है कि अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 3, अंडर चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 3, अंडर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 3, यहाँ पे आएगा अंडर चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 2। तो ये पार्ट 3 है सारे, ये पार्ट 2 है, यहाँ पे 2 3 4 एंड देन अगेन 3। सो पार्ट 3 ऑफ पार्ट 2, देन 2 3 3 4 3 3 4 3, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 3 में क्या करेगा वो, तो CIP करेगा, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस करेगा। यहाँ पे ही बात होगी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की, यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक्रप्सी प्रोसेस की बात होगी, यहाँ पे लिक्विडेशन ऑफ CD की बात होगी। तो दीज आर नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ व्हाट बेटा, दीज आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ व्हाट, फंक्शंस ऑफ IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा IP का, तो सबसे पहले वो रीजनेबल केयर लेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा व्हाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, कंप्लाई करेगा सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ, अलाउ करेगा IPA टू इंस्पेक्ट हिज रिकॉर्ड की IP जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, तो IPA क्या उस रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, तो ऑफकोर्स कर सकता है। तो वो बात है। देन सबमिट अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट, जो भी वो रिकॉर्ड बना रहा है, जो भी रिपोर्ट्स बना रहा है वो सबमिट करेगा AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड IPA को। उसके बाद परफॉर्म हिज फंक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड, जो भी उसके फंक्शंस है यहाँ पर जो दिए वो काम करने का उसका काम है। दिस इज नथिंग बट द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि 2081 में ये वाला है और 2082 में ये वाला है। So 2082 mandates that every insolvency professional shall abide by the following code of conduct, कि इतना तो करना ही पड़ेगा, लॉ को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। So this is nothing but insolvency professional IP के बारे में बात हुई। Again the question, let me remind you, the question is institutions, यही है ना, institution अंडर IBC। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा IBBI, फिर हमने IP के बारे में पढ़ा, अभी फंक्शंस हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए उसके बारे में। अब हम IPA के बारे में पढ़ेंगे कि IPA भी क्या गुल खिलाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट IPA। तो IPA की जब हम बात करते हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन होती है, हमको सबको पता है, ICAI ICSI और ये सारे देखो यहाँ पर दिया ICAI ICSI एंड CMA वालों का इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इतना ही बोला है, ठीक है, बाकी सब फालतू चीज़ें। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 द कोड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली क्या क्या फंक्शन करने का काम है किसका, IPAs का। तो ग्रांट मेंबरशिप टू पर्सन, द मेंबरशिप को जो मेंबर्स है कैसे जो मेंबर्स बनेंगे उनको मेंबरशिप देता है कौन, IPA। स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर। तो ये तीनों तो सेम है ना, मेंबरशिप देना, स्टैंडर्ड वाला, मॉनिटर वाला, ये कहाँ पढ़ा था हमने, इफ़ यू रिमेंबर IBBI केस में पढ़ा था। सेफ गार्ड द राइट्स प्रिविलेजेस, जो अलग है वो मैंने मार्क किया है शायद, राइट। तो सेफ गार्ड द राइट प्रिविलेजेस इंटरेस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु आर इट्स मेंबर्स, सस्पेंड और कैंसल द मेंबरशिप ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, redress the grievance of consumer against
सेम है सारी पब्लिश इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सेम IBBI के कुछ फंक्शंस ही इसमें डाल दिए, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ IPA। उसके बाद हम बात करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, ये भी इंस्टीट्यूशन है IBBI का। ये क्या होता है बेसिकली, NCLT होता है इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो रहा है या फिर LLP का इंसॉल्वेंसी हो रहा है तो, और AA होगा इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए DRT, डेट रिकवरी DRT, ठीक है। सो ए क्या बोलने की कोशिश करा अभी देखना। सो बेसिकली ए कौन होता है, इंसॉल्वेंसी होता है अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये क्या करता है, इसके ये बोला है दैट NCLT शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ एनी एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन एनी क्लेम। तो जुरिसडिक्शन क्या है कि एनी एप्लीकेशन को वो क्या कर सकता है बेटा, प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, वो एंटरटेन कर सकता है एनी एप्लीकेशन any claim made or against the corporate debtor, corporate person, including claim by or against any of its subsidiaries situated in India, any question of priorities or any question of law। priorities मतलब कि किसको पहले पे करेंगे, या कुछ question of law है या फिर fact है arising out of in relation to insolvency, तो उसको भी डील करने का काम कौन कर सकता है, ए कर सकता है, which is no one but NCLT और DRT चैप्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद दिया है सेक्शन 63 ऑफ द कोड एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। इट प्रोवाइड्स दैट नो सिविल कोर्ट और अथॉरिटी शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑन विच NCLT इज देयर टू एक्ट। NCLT से कुछ नहीं हो, NCLT के पास चले जाओ। फिर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में भी सिमिलर बातें कही गई है। सेक्शन दिस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, इंडिविजुअल पे ध्यान देता है। DRT से कुछ नहीं हो तो DRAT के पास चले जाओ। DRT का जुरिसडिक्शन क्या है, कोई भी सूट, कोई एनी सूट और प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द इंडिविजुअल डेटर, एनी क्लेम मेड और बाय और अगेंस्ट द इंडिविजुअल डेटर, कोई सूट कोई क्लेम, एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी अदर क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम थिंग। फिर DRT से कुछ नहीं हो तो DRAT के पास चले जाओ, वो बोला है देखना है यहाँ पर, तो सेम चीज़ है। अब हम करेंगे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में क्या कहा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, आई बिलीव दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वन। सो एज अ पर्सन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी इज अ पर्सन, एज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद IBBI और एज एन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210, ठीक है। तो 206 देख लिया था, 207 देख लिया था, 208 भी देख लिया था, 2010 अब देख रहे हैं कि 2010 नहीं होता है, 210 होता है, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की बात कर रहा है। अब देखना आगे दैट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी करता क्या है, तो कलेक्ट करता है, कोलैट करता है, ऑथेंटिकेट करता है, डिसमिनेट करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नाउ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है वो आगे जाके डेफिनेशन में आएगा, बताऊंगी। पर्पज ऑफ सच कलेक्शन, कोलेशन, ऑथेंटिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटर्स इज टू फैसिलिटेट स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग एंड रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। IBBI जो है वो ओवरसी करता है फंक्शनिंग ऑफ IU विच इज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। ना ऑब्लिगेशंस क्या है, उसको दिया है सेक्शन 214 में कि ऑब्लिगेशन क्या है किसका बेटा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का ऑब्लिगेशन क्या है। तो इसका शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी दिया है आप लोगों को, इफ़ यू कैन सी हियर, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करे, स्टोर करे, एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड फॉर्म, एक्सेप्ट तो करे, एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड फॉर्म, प्रोवाइड एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, देन publish it, meet minimum service quality, then interoperability, get the information received from various persons. So this is nothing but obligations of IU. Now we gonna read it here, that create करना, store करना financial information in universally accessible format, create and store एक point हो गया, then accept electronic submission, then accept in specified form, ठीक है। फिर मीट सच मिनिमम सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड, गेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पर्सन, ऑथेंटिकेट बाय ऑल वेरियस पार्टी, then provide access to financial information, then publish such statistical information and have interoperability with other IU के साथ भी interoperability करो। Now obligations of IU क्या है कि ये चीज़ें IU को करनी है, राइट, यही चीज़ें IU को करनी है। तो क्या क्या चीज़ें बेटा, वो सबसे पहले तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जब हम रिलेट करेंगे तो क्रिएट एंड स्टोर करना एक पॉइंट हो गया, क्रिएट करना, स्टोर करना, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है,
एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक्सेप्ट करना इन स्पेसिफाइड फॉर्म में, फिर प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एक्सेस एंड देन पब्लिश। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जब बात करें तो क्रिएट एंड स्टोर करो, एक्सेप्ट करो इलेक्ट्रॉनिकली, एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड फॉर्म, प्रोवाइड एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिश द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मीट मिनिमम सर्विस क्वालिटी की, एटलीस्ट जो मिनिमम सर्विस क्वालिटी उसको मीट करना आयु का काम है। देन इंटर ऑपरेबिलिटी विद अदर आयु, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी विद अदर आयु, गेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस persons. तो this is nothing but what the obligations of आयु। so यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ which was institution of IBC, जिसमें कौन कौन था बेटा, जिसमें 5 लोग आए, राइट, 5 लोग आए। कौन कौन? पहला हो गया IBBI, सेकेंड IP, थर्ड IPA, फोर्थ IPA के बाद कौन था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिफ्थ आयु। तो ये 5 लोग जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ IBC है। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अ बंच ऑफ दिस थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अभी हमने बात की ना सारे इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बेटा क्या है ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? तो रिकॉर्ड ऑफ द डेट ऑफ द पर्सन, जिसकी आप बात कर रहे हो ना कि इतना इसका डेट पेंडिंग है इसलिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो रिकॉर्ड दो ना मुझे डेट ऑफ द पर्सन। जब हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कॉर्पोरेट डेटर की, तो रिकॉर्ड ऑफ द डेट ऑफ द पर्सन, रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, ठीक है। पहले तो डेट कितना कर्जा उस पर्सन का, और मुझे लाइबिलिटीज बताओ उस पर्सन की जब वो सॉल्वेंट था। Records of assets of person over which security interest has been created. Now what is security interest? Security interest मतलब कि secured creditors को आप क्या देते हो? Security interest देते हो ना, as a secure something right claim, समझो secured assets दे देते हो। तो records of assets of a person over which security interest has been created. Record if any of instances of default by the person against any debt. Record of the balance sheet and cash flow statement of the person, such other information. तो अभी जब हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या बोला कि कितना डेट में डूबा है वो पर्सन, उसका रिकॉर्ड दे दो, ठीक है। जब वो सॉल्वेंट था तो उसकी क्या लाइबिलिटीज थी, उसका जो एसेट्स है उसका पूरा ब्यौरा दो मुझे, और साथ में उसने किसी एसेट पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किए तो वो बता दो। रिकॉर्ड ऑफ एनी इंस्टेंसेज ऑफ डिफॉल्ट बाय द पर्सन अगेंस्ट एनी डेट, कोई डिफॉल्ट क्या उस पर्सन ने डेट पे तो वो बता दो। एंड बैलेंस शीट और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दो, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है तो ये सारी चीज़ें हम बात करें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना, स्टोर करना, ये सब आयु का काम है। तो अगर आता है आपको ऑब्लिगेशन क्या है आयु का, सो दीज आर द ऑब्लिगेशन, और आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट दीज आर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हियर। ओके कूल, चलो। सो जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है वही करा रही हूँ। नाउ हु इज कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ये आगे जाके आएगा तो मैं ले लूँगी उस टाइम। डिस्प्यूट कितने का होना चाहिए? 1 crore मोर। सॉरी, डिस्प्यूट किसको बोलते हैं? जो हम बोलते हैं ना डिस्प्यूट होगा तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते, तो डिस्प्यूट किसको बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन वारंटी, ऐसा कुछ है। तो नाउ इट इज फाइनेंशियल डेट, ये आगे आपको थर्ड वाले चैप्टर में वहाँ पे अच्छे से कवर किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इंटरिम फाइनेंस क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द CIRP दैट टाइम, CIRP के दौरान आप कोई फाइनेंस रेज कर रहे हो, दैट इज इंटरिम फाइनेंस। RPT बहुत अच्छे से दिया है चैप्टर 4 में, तो आई थिंक यू शुड वॉच इट देयर। ये RPT का कुछ मैंने रेडी किया है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन, इफ समबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट। RPT का ये रेडी किया है। आई एम नॉट समझाऊफाइंग यू ऑल राइट नाउ बिकॉज ये चैप्टर्स में कवर है तो रिलेटेबल वहाँ पे ही अच्छा लगेगा। नाउ हु इज़ एसोसिएट ऑफ द डेटर्स, डेटर्स का एसोसिएट कौन होता है? ठीक है, डेटर्स का एसोसिएट कौन होता है? सो अ पर्सन हु बिलोंग्स टू इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर, एसोसिएट की बात करते हैं ना कि ये डेटर का एसोसिएट है, तो पर्सन हु बिलोंग्स टू इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर, पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ द डेटर, इमीडिएट फैमिली बोला, रिलेटिव बोला, पर्सन हु इज इन पार्टनरशिप विद डेटर, ठीक है, देन स्पाउस,
with whom debtor is in partnership. So a person who is a spouse or a relative of any person with whom the debtor is in partnership. Partnership में जो है, जो पार्टनर है उसकी स्पाउस भी आपके एसोसिएट में आ जाएगी. Person who is employer so of the debtor or employee of the debtor, so employer employee आ गया. Person who is trustee of a trust, which the beneficiaries of the trust include a debtor, so this one. A company where the debtor or the debtor along with his associate own more than 50% of share capital of the company or control the appointment for the board of directors. So a company where the debtor or the debtors along with his associate owns more than 50% of share capital of company or control of directors of the company. So this is also known as associate. Again associate was important. Bankrupt किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं कि आप bankrupt हो गए हो? तो debtor who has been adjudged as bankrupt by bankruptcy code under section 126. Each of the partners of the firm where a bankruptcy order under section 126 has been made, or any person adjudged as an undischarged insolvent. Excluded asset किसको बोलते हैं, वो दिया है, ये आ सकता है excluded asset. Excluded asset क्या है, excluded debt क्या है, ये दो डेफिनेशन करते हैं, फिर एक केस लॉ करेंगे एंड देन वी आर बेसिकली डन विद दिस चैप्टर. सो आई नो आई हैव टेकन मोर देन व्हाट आई हैड प्रॉमिस्ड, बट दिस इज हाउ इट इज, कांट हेल्प. एक्सक्लूडेड एसेट किसको बोलते हो देखना, ठीक है. सो for the purpose of this part include excluded assets, so unencumbered tools, books, vehicles and other equipment as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business, vocation. तो unencumbered tools, books हो गए, vehicles हो गई, other equipment as necessary for the debtor, ठीक है. इसको हम assets में काउंट नहीं करेंगे. तो जो हम क्लेम्स लेते हैं ना सारे क्रेडिटर्स के, एफसी के, उसके बाद हम डेट्स देखते हैं कि हम टोटल मिला के कितने पैसे हम निकाल पा रहे हैं, कितने एसेट्स हैं. तो जब जो लिक्विडेटर है या फिर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जब वो एसेट्स की लिस्ट बनाता है ना, तो इन एसेट्स को वो उसमें ऐड नहीं करता. तो कौन कौन से एसेट्स हो गए वो, पहले तो टूल्स, अनएनकम्बर्ड टूल्स या फिर बुक्स या फिर व्हीकल्स विच आर एंड अदर इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर द डेटर टू द डेटर और बैंकरप्ट फॉर हिज पर्सनल यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर वोकेशन. पर्सनल यूज़ के लिए भी काम आएगा वो भी. अनएनकम्बर्ड फर्नीचर, अनएनकम्बर्ड, ये एनकम्बर्ड अनएनकम्बर्ड क्या होता है बेटा, तो फ्री एनकम्बर्ड मतलब जिसपे कोई भी बकाया बाकी नहीं है, कुछ देना बाकी नहीं है, ठीक है, अनएनकम्बर्ड है. सो अनएनकम्बर्ड फर्नीचर है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, वो भी आएगा नहीं किस में, डोमेस्टिक नीड्स ऑफ बैंकरप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली, वो भी किस में नहीं आएगा, इंसॉल्वेंसी में नहीं आएगा. तो लेट्स से रोशनी लिमिटेड इज गेटिंग इंसॉल्वेंट एंड आई एम द प्रमोटर ऑफ रोशनी लिमिटेड. नाउ माय अनएनकम्बर्ड, मेरी कंपनी का जो अनएनकम्बर्ड जिस पे कोई भी बकाया बाकी नहीं है, पेड है सारे, ठीक है, टूल्स है, बुक्स है, व्हीकल्स है, जो मेरे को पर्सनली यूज़ आएगा वो जाएगा नहीं एसेट्स में, वो नहीं बिकेगा. अनएनकम्बर्ड फर्नीचर वगैरह कुछ है, ठीक है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, फर्नीचर वगैरह को आप बेच के पैसे नहीं ले सकते हो मेरे या मेरी इमीडिएट फैमिली के. Any unencumbered personal ornaments of such value as may be prescribed of the debtor of his immediate family, which cannot be parted with in accordance with religious usage. Any unencumbered personal ornament of such value as may be prescribed of the debtor or his immediate family, which cannot be parted with in accordance with religious usage. जब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब ये होता है कि मंगलसूत्र नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, मंगलसूत्र नहीं ले सकते हो. पढ़ना वापस से उस स्लाइड को. एनी अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट ऑफ सच वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द डेटर और हिज इमीडिएट फैमिली विच कैन नॉट बी पार्टेड विद इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज. तो रिलीजियस यूसेज की जब हम बात करें तो आप मंगलसूत्र ले सकते हो क्या, मंगलसूत्र बेच के आप डाल सकते हो क्या उसमें, तो नहीं, मंगलसूत्र नहीं ले सकते. मांगी नथिया जो रिलीजियसली आप, मंगलसूत्र इज द मेन थिंग ओवर हियर. तो पर्सनल ऑर्नामेंट्स भी आप नहीं ले सकते किसके, उसके सीडी के या फिर उसके इमीडिएट फैमिली के.
उसके बाद एनी अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पेंशन प्लान टेकन इन द नेम ऑफ डेटर, इस मतलब आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। फिर अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ओन्ड बाय डेटर ऑफ सच वैल्यूज में, उसका सिंगल ड्वेलिंग यूनिट जिसमें वो रहता है आप वो भी नहीं ले सकते हो। तो कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंश्योरेंसी में ना उसके ना तो गहने जा रहे हैं, ना उसके एसेट्स जा रहे हैं, ना उसका घर जा रहा है, अगर एक है तो बाकी तो चले जाएंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेसिक है वो नहीं जा रहा है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ एक्सक्लूडेड एसेट्स को, तो इसमें अनएनकम्बर्ड क्या नहीं जा रहा, टूल्स, व्हीकल, ठीक है, फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट मतलब घर के बर्तन, जो भी आपके हाउस में होगा, चीज़ें जो बेसिक डोमेस्टिक नीड है बैंकरप्ट की या फिर उसके इमीडिएट फैमिली की, ठीक है। पर्सनल ऑर्नामेंट कनेक्टेड विथ रिलीजियस यूसेज, फिर LIC, पेंशन फंड, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, of corporate debtor and immediate relative। तो यहाँ पर तो सब में इमीडिएट रिलेटिव की बात की गई है, ठीक है, बट लास्ट वाले में नहीं किए गए। आई होप इतना समझ में आएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, अनएनकम्बर्ड टूल्स, व्हीकल, फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, पर्सनल ऑर्नामेंट कनेक्टेड विद रिलीजियस यूजेस, LIC, पेंशन फंड, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ऑफ CD, और ये सारे में आएगा ऑफ CD एंड इमीडिएट रिलेटिव, इमीडिएट फैमिली। ये सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते, एसेट्स में काउंट नहीं करोगे। नाउ एक्सक्लूडेड एसेट, तो देख ला एक्सक्लूडेड डेट क्या है कि ये डेट को हम IBC में नहीं लेंगे। तो कौन से है वो, लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। कोर्ट और ट्राइब्यूनल का कोई फाइन है, कोई वो आपको पे करना है, तो वो हम अपने डेट में कवर नहीं करेंगे। जब IBC ख़त्म हो जाएगा, सबके पैसे मिल गए, तब अगर फिर भी कुछ बचता है तो फिर हम दे सकते हैं, बट हम आपके डेट में काउंट ही नहीं करेंगे कि वो डेट है भी करके। ट्राइब्यूनल का कुछ फ़ाइन या फिर कोर्ट का कोई फ़ाइन है वो नहीं आएगा। लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, डैमेजेस वगैरह आपको कुछ पे करना है वो नहीं होगा। लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस 20% एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, लाइबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन कुछ है तो अदर एनी डेट एज मे प्रिस्क्राइब। तो जब हम एक्सक्लूडेड डेट की बात करते हैं तो उसमें 5 चीज़ें आएंगी कि ट्राइब्यूनल कोर्ट का फीस, ठीक है, नेग्लिजेंस का कोई डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, ठीक है, फीस ऑफ कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल, लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन, liability student loan and then any other debt. So this was excluded debt. Now we're gonna do constitutionality of the code. तो basically Innovative Industries Limited versus ICICI बैंक, ये केस को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या हुआ था ना, फैक्ट क्या है इसमें कि ICICI बैंक जो है उसने लोन लिया था किससे बेटा, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ICICI Bank had taken Innovative Industries Limited to NCLT for the recovery of its dues. Sorry, my bad. ICICI ने application दिया था against Innovative Industries Limited to NCLT for recovery of its dues. NCLT had given a verdict in favor of ICICI Bank कि ठीक है तेरे फेवर में हूँ मैं। Innovative challenged that to NCLAT and company later filed an appeal to Supreme Court seeking relief under Maharashtra Act, which states that if company is facing bankruptcy, protection needs to be provided for the employees. ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना अगेन। इसका मेन यहाँ पर ही है, that is that company later filed an appeal in the Supreme Court seeking relief under Maharashtra Act, which say that if company is facing bankruptcy, protections need to be provided for employees के लिए आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो अब जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो समझने की कोशिश करना।
दिख रहा है ना, यहाँ पे देख. So the case involved contradictory provision in the code and state and a state law of Maharashtra state, Maharashtra Relief Undertaking Special Provision Act 1958. The case involved contradictory provision in the code and a state law of Maharashtra state and Maharashtra Relief Undertaking Special Provision Act 1958. The state law provides for overtaking of industries by the state by declaring them relief undertaking. Such overtaking can be done through government notification to the effect under the act, done to protect employment of the people who are working in such an undertaking. तो ये महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट है जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के बनाई गई है. नाउ दिस ब्रॉट द टू लेजिस्लेशंस ऑन अ collision course for the simple reason that enforcement of one will hinder the enforcement of the other. सो बेसिकली एक महाराष्ट्र देखना है यहाँ पे, द केस एंड ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन इन द कोड, मतलब आईबीसी कोड के हिसाब से प्रोविजन कुछ अलग है और महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट अंडरटेकिंग के हिसाब से कोड कुछ अलग है. तो आईबीसी जो है वो बताती है कि सबसे पहले आप सीआरपी का कॉज दो, ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉज दो, उसके बाद आप किसके पास जाओ, उसके बाद आप 24 मंथ्स का कुछ भी ड्यूज़ रहेगा एम्प्लॉयज़ का तो वो पे करो. तो इसने कुछ प्रायोरिटी सेट की है. वेर इज़ जो महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन सच एन अंडरटेकिंग. तो दोनों लॉ आईबीसी एंड दिस महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट आर कॉन्ट्राडिक्टिंग इन बिटवीन. सो दिस ब्रॉट द टू लेजिस्लेशन ऑन अ कॉलिजन कोर्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एनफोर्समेंट ऑफ वन विल हैंडल द एनफोर्समेंट ऑफ अदर. कुछ एक आ रहा है तो दूसरा तो दबेगा. सो सुप्रीम कोर्ट ने डील किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी. द डॉक्ट्राइन स्टेम्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 254 of constitution. So as per the doctrine, whenever central and state laws are framed on the same subject and are contradictory to each other, it is the central law which prevails and the state law is rendered void. कि जब central और state के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है तो central law would prevail, ये बोलने की कोशिश की गई है. उसके बाद however the laws even though coming in conflict with each other were framed under different entries of the concurrent list. ठीक है, कि किसी दूसरे रीजन के लिए बनाई गई थी, किसी दूसरे स्टेट के लिए बनाया गया था. रूल दैट इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन नॉट क्लेम any relief under Maharashtra Act. It also decided that there is no repugnancy between the two laws as they are operate in different fields. ये महाराष्ट्र में, ये कहीं और है तो कोई रिपग्नेंसी तो है ही नहीं. डिसीजन क्या आया सुप्रीम कोर्ट का, द टू लेजिस्लेशंस आर फ्रेम्ड ऑन देयर इज अ इंडीड रिपग्नेंसी बिटवीन द टू लॉज. सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज इंडीड रिपग्नेंसी बिटवीन द टू लॉज. द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ द टू लेजिस्लेशन आर फ्रेम्ड इन डिफरेंट एंट्रीज ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल if it comes in conflict with the state law. So the state law therefore was held inoperable to the extent that it was in contradiction of the code. So basically IBC के साथ कोई भी लॉ आ जाए, टैक्सेशन का भी लॉ आ जाए, कुछ भी लॉ आ जाए पर्टिकुलर स्टेट का, IBC ही प्रिवेल करेगा बिकॉज IBC क्या एक सेंट्रल लॉ है. तो IBC वुड प्रिवेल इन ऑल द केसेस. सो आई गेस राइट ना कुछ 1 आवर के अंदर अंदर अपना ये चैप्टर कवर हो गया. इफ़ यू रियली लव दिस सेशन, इफ़ यू रियली लाइक दिस, प्लीज़ एनकरेज माई motivation. Your motivation is my what do we call, is my motivation as well. Your recognition, your appreciation is my motivation. So all right, thank you for your patience and keep looking for such videos and comment me if you want the video of any other chapter of CS Professional, all the 3 module. All right, thank you for your patience. Bye for now.